पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि अवेकनिंग सेरेमनी चालू हो गई थी और दो लोग बी ग्रेड टैलेंट के आए थे और जिसमें से एक ने तो चीटिंग की थी। कुछ भी हो, अब फैंग वान की बारी है। जब फैंग वान की बारी आती है तो सब उसी की तरफ देख रहे थे। वो नदी के उस पार पहुंचता है और चलते वक्त मन में हंसते हुए सोचता है, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। वो अपने ऊपर लगने वाले प्रेशर को साफ महसूस कर पा रहा था। ये प्रेशर फूलों के स्पिरिट स्प्रिंग से आ रहा था। ये स्पिरिट स्प्रिंग प्राइमेवल क्यू बनाते हैं और ये क्यू ही प्रेशर बनाते हैं। थोड़ा इन चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। क्यू एक तरह की एनर्जी है जिसका कोई फॉर्म नहीं है। एक कल्टीवेशन रिलेटेड चीज़ों का एनर्जी सोर्स है। अगला स्पिरिट स्प्रिंग है जो कि प्राइमेवल एनर्जी बनाता है। दूसरे शब्दों में क्यू बनाता है। क्यू को हम की प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। अब वापस आते हैं। फैंगवान के नीचे वाले फूलों से छोटी लाइटें निकल के उसे घेर रही थी। फैंगवान ने मन में सोचा, तो ये होप गू है। हर लाइट एक होप गू है। इसके ऊपर एक बहुत पुरानी कहानी भी है। उस कहानी में बताया गया है कि जब दुनिया बनी थी तब सारे जीव एक दूसरे को मारने में लगे रहते थे। फिर कुछ समय में उन सभी जंगली जानवरों के बीच पहला इंसान दिखाई दिया। उसका नाम रेंजू था। वो सरवाइव करने के लिए कच्चा मांस और खून पी के जिंदा रहता था। कुछ जंगली जानवरों को स्पेसिफिकली रेंजू का शिकार करना था। इन जंगली जानवरों को प्रेडिकमेंट्स बोला गया है। रेंजू मुश्किल से बच बच के रहता था। उसे कई बार पूरे पूरे दिन छुपे रहना पड़ता था। उसका शरीर इतना ताकतवर नहीं कि वो उन प्रेडिकमेंट्स नाम के जंगली जानवरों से लड़ पाए। उस समय उसके पास 3 गू आए और उससे कहा, जब तक तुम हमें अपनी लाइफ दोगे तब तक हम तुम्हें इन मुश्किलों से निकलने में मदद करेंगे। रेंजू के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी जवानी उन तीनों में से सबसे बड़े गू को दे दी जिससे उसे ताकत मिली। इस ताकत के साथ उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया, यहाँ तक कि उसने बहादुरी से प्रेडिकमेंट्स को हराया। लेकिन जल्दी ही उसे महसूस हो गया कि ताकत ही सब कुछ नहीं है। उसे अपनी ताकत को बढ़ाना भी होगा और खुद को हील भी करना होगा ताकि वो और भी प्रेडिकमेंट से एक बार में लड़ पाए। इस पे अच्छे से सोचने के बाद रेंजू ने उन तीनों में से सबसे सुंदर गू से इंटेलिजेंस लिया। इंटेलिजेंस मिलने से रेंजू सोच समझ के काम करने लगा। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके वो अपने सारे गोल्स को कंप्लीट करने में कामयाब हो रहा था। उसने कई प्रेडिकमेंट्स का शिकार किया। उसने उनका मीट खाया और खून पिया। वो अब निडर होकर जीने लगा। लेकिन अच्छा समय हमेशा नहीं रहता। रेंजू बूढ़ा हो गया क्योंकि उसने अपनी जवानी और बचपना ताकत और बुद्धि पाने में गू को दे दिया था। इस बुढ़ापे में उसकी इंटेलिजेंस और ताकत कुछ काम नहीं रही। उसके मसल्स कमज़ोर हो गए और उसका दिमाग धीरे काम करने लगा। इंसान, तुम्हारे पास हमें देने के लिए अब कुछ नहीं है। ताकत और बुद्धि प्रोवाइड करने वाले गू ये बोल के वहाँ से चले गए। बिना ताकत और बुद्धि के रेंजू फिर से प्रेडिकमेंट से घिर गया। वो फिर से शुरुआत की तरह कमज़ोर हो गया। बुढ़ापे से उसके दांत झड़ गए थे। वो फल और पौधे भी चबा नहीं सकता था। रेंजू कमज़ोरी और निराशा से ज़मीन पर गिर गया। इस बार तीसरे गू ने कहा, इंसान, मैं तुम्हारी इन प्रेडिकमेंट से बचने में मदद कर सकता हूँ। रेंजू ने रोते हुए कहा, गू, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ताकत और बुद्धि देने वाले गू ने मुझे छोड़ दिया है और अब मेरे पास बस बुढ़ापा ही बचा है। हालांकि ये मेरी जवानी और बचपने के बराबर तो नहीं है। अगर मैंने ये तुम्हें दिया तो मैं तुरंत ही मर जाऊंगा। हालांकि मैं प्रेडिकमेंट से घिरा हूँ। इसका मतलब है कि मैं मरूंगा तो ज़रूर, लेकिन फिर भी मुझे तुरंत नहीं मरना। इसलिए तुम जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन गू ने बोला, बाकी दोनों गू के कंपेयर में मेरी डिमांड बहुत कम है। सुनो इंसान, मुझे बस तुम्हारा दिल चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अपना दिल देता हूँ। लेकिन गू, अगर मेरे पास अभी ताकत और बुद्धि दोनों आ जाए तभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तुम मुझे क्या दोगे? रेंजू उस गू से सवाल पूछता है जो कि बस एक हल्की सी डिम लाइट की जैसा था। वो ना ही विजडम गू की तरह सुंदर था और ना ही स्ट्रेंथ गू की तरह ताकतवर लग रहा था। लेकिन जब रेंजू ने उसे अपना दिल दिया तब उस गू से बहुत चमकदार रोशनी निकली। सभी प्रेडिकमेंट्स डर से चिल्लाए, ये होप गू है, सब वापस चलो। हमें सबसे ज़्यादा डर होप गू से लगता है। सारे प्रेडिकमेंट्स वहाँ से भाग गए और रेंजू बस
चौंक के देखता रहा। उसके बाद जब भी रेंजू के सामने प्रेडिकेमेंट्स आए तो उसने होपगू को अपना दिल दे दिया। यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। अब फेंगवान पे वापस आते हैं। जो होपगू फेंगवान के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे वो उसके शरीर में एब्जॉर्ब होके पेट में एक लाइट की बॉल बनाने लगे। इसी प्रोसेस में फेंगवान को प्रेशर भी फील हो रहा था। हर एक स्टेप लेने पे फूलों से गू निकलता और उसके पेट में जाता और उस बॉल को और भी ब्राइटर बना रहा था। लेकिन जब सभी एल्डर्स ने ये देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ये होप गू तो जितना सोचा था उससे कम आ रहा है। क्लैन के हेड ने भी कहा, ये तो ए ग्रेड के साइंस नहीं है। वहीं फेंगवान चलते हुए बड़बड़ाता है, अभी तक मैं 23 स्टेप्स चल चुका हूँ और 20 से 30 स्टेप्स चलने का मतलब सी ग्रेड होता है। 24, 25, 26, 27। फेंगवान अपने मन में गिनता है। जब वो 27 स्टेप्स तक पहुंचता है तब उसे उसके शरीर में हुआ एक्सप्लोजन रियलाइज़ होता है। ये सिर्फ उसके शरीर में हुआ था, बाहर वाले इसे नहीं देख सकते थे। सिर्फ फेंगवान ही इस खतरनाक पल को महसूस कर सकता है। उसको गूज़बम्प्स आ गए थे। ये कुछ ऐसा है कि उसका दिमाग अपने लिमिट पर है। तुरंत ही उसका दिमाग वापस शांत हो गया। उसका शरीर वापस हल्का हो गया। सब कुछ बस कुछ पल में वापस नॉर्मल हो गया। फेंगवान कुछ समय के लिए तो ब्लैंक हो गया था। होश में आने के बाद उसने अपने शरीर के किडनी के बीच में मौजूद एक हवा से बना छेद महसूस किया। फिर खुश होकर बोला, अवेकनिंग सेरेमनी सक्सेसफुल हो गई। ये अमर होने की होप थी।